शहनाई की मधुर ध्वनि, बैंड बाजों की आवाजें, चारों तरफ खुशनुमा वातावरण। आज अनन्या की शादी थी। नीलम और मनोज की इकलौती बेटी थी वह। आईएएस बन चुकी थी। अनन्या अपने नए जीवन में कदम रखने जा रही थी। सजते संवरते उसे कई बातें यादें आ रही थी। वह यादों की किताबों के पन्ने पलटती जा रही थी। उसका 22वां जन्मदिन था। बस भी करो पापा और माँ, तुम भी मिल गई पापा के साथ मजाक में। अब यदि ज्यादा मजाक किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अनन्या नाराज होकर बोली, अरे अन्नू, हम तो मजाक कर रहे थे बेटा। वैसे भी अभी 2-3 साल बाद तेरे हाथ पीले होते ही घर तो छोड़ना ही है तुझे। मुझे अभी आईएएस की परीक्षा देनी है, अपने पाँव पर खड़ा होना है, अपने सपने पूरे करने हैं। और आप हैं कि जब तक मुझे याद दिला देते हैं कि मुझे शादी करनी है। इस तरह कैसे तैयारी कर पाऊंगी। अनन्या रुआसी हो गई और मुंह को दोनों हाथों से ढककर सोफे पर बैठ गई। मम्मी और पापा उसे रुलाना नहीं चाहते थे, इसलिए चुप हो गए और उसके जन्मदिन की तैयारियों में लग गए। एक बार तो माहौल एकदम खामोश हो गया कि तभी दादी पूजा की घंटी बजाते हुए आई और अनन्या से कहा, अनन्या, हैप्पी बर्थडे बेटा, जाओ मंदिर में दिया जला लो। मम्मी, दादी को समझाओ ना, मैं मूर्ति पूजा नहीं करती तो फिर क्यों हर बर्थडे पर ये दिया जलाने की जिद करती हैं। अनन्या, तू आँख की अंधी है, तुझे किसी भी चीज में आस्था नहीं, ना ईश्वर में, ना रिश्तों में, ना परंपराओं में। दादी की बात को बीच में ही काटकर उसने अपने चिर परिचित बात कह दी, मुझे पहले अपनी स्टडी और कैरियर पर ध्यान देने दो। मेरे लिए यही सब कुछ है, आपके रीति रिवाज सब बेमानी है। लेकिन अनन्या, सिर्फ कैरियर तो सब कुछ नहीं होता। ना जाने भगवान, तेरी नास्तिकता कब खत्म होगी। तभी दरवाजे की बेल बजी। अनन्या खुशी में उछलते हुए गई। जरूर नेहा मैडम का खत आया होगा। उसने उत्साह से दरवाजा खोला। आने वाला आरव था। उफ, तुम हो, हताशा के स्वर में उसने कहा। वह यह भी नहीं देख पाई कि उसके हाथों में उसके पसंदीदा गुलाब के फूलों का एक बुके था। अनन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, आरव ने कहा। ओह थैंक्स आरव, बुके लेते हुए उसने कहा। तुम्हें दुख तो होगा, लेकिन मैं अपनी सबसे फेवरेट टीचर के पत्र का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आ गए। खैर, थैंक्स फॉर कमिंग। अनन्या को ज़्यादा दोस्त पसंद नहीं थे। एक आरव ही था जिससे बचपन से उसकी दोस्ती थी। उसका कारण भी शायद आरव का सौम्य मृदु स्वभाव था। आरव के परिजनों के भी अनन्या के परिवार से मधुर संबंध थे। दोनों की दोस्ती के कारण कई बार परिवार वाले उनको रिश्ते में बांधने के बारे में सोच चुके थे, किंतु अनन्या शादी के नाम तक से चिढ़ती थी। उसके लिए शादी महिलाओं की जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ी थी, जिसमें वह कभी नहीं बंधना चाहती थी। इस सोच को उसकी नेहा मैडम के विचारों ने और हवा दी थी। वे उसकी हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका होने के अलावा नामी समाज सेविका भी थी। जब अनन्या हाई स्कूल में गई तो नेहा मैडम से पहली ही नज़र में प्रभावित हो गई थी। 40-45 की उम्र में वे 30-35 की प्रतीत होती थी। चुस्त सचेत और बेहद सक्रिय, हर काम को करने की उनकी शैली किसी को भी प्रभावित कर देती। अनन्या हमेशा से ही ऐसी स्त्रियों के रूप में स्वयं को देखती थी। उसे तो जैसे अपने जीवन के लिए दिशा निर्देशक मिल गया था। नेहा मैडम को भी अनन्या विशेष प्रिय थी, क्योंकि वह अपनी क्लास में अव्वल तो थी ही, एक अच्छी वक्ता और चित्रकार भी थी। नेहा मैडम की रुचि भी चित्रकला में थी। अनन्या नेहा मैडम में अपना भविष्य तो नेहा मैडम अनन्या में अपना अतीत देखती थी। जब तक अनन्या नेहा मैडम से भावी कैरियर के संबंध में विचार लेती तो उनका सदैव एक ही उत्तर होता, यदि कैरियर बनाना है तो शादी ब्याह जैसे विचार अपने दिमाग के आसपास भी न आने देना। तुम जिस समाज में हो वहाँ एक लड़की की जिंदगी का अंतिम सच विवाह और बच्चों की परवरिश को माना जाता है। इसलिए घर परिवार, रिश्ते नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी किसी लड़की या महिला से उसके कैरियर के बारे में कम और शादी के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। कोई नहीं पूछता कि वह खुश है या नहीं, वो अपने सपने पूरे कर रही है या नहीं, वह जी रही है या नहीं। पूछते हैं तो बस इतना कि उसने समय पर शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों की शादी की, फिर उनके बच्चों को पाला, वगैरह वगैरह। यदि अपना करियर बनाना है तो शादी ब्याह के जंजाल में मत फंसना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।
अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को किसी भी रिश्ते की बलि न चढ़ने देना। अनन्या को भी लगता कि नेहा मैडम जो कहती हैं सही कहती हैं। आखिर क्या ज़िंदगी है उसकी अपनी मम्मी, दादी, नानी, बुआ या मौसी की। हर कोई तो अपने पति के नाम से पहचानी जाती है। उसका यकीन नेहा मैडम की बातों में गहराता गया। उसे लगता कि शादी किसी भी औरत के आत्मिक विकास का अंतिम चरण है, क्योंकि विवाह के बाद विकास के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। नेहा मैडम ने भी शादी नहीं की थी और बेहद उम्दा तरीके से उन्होंने अपना कैरियर संभाला था। वे शहर के सबसे अच्छे स्कूल की प्रिंसिपल होने के साथ साथ जानी मानी सोशल वर्कर और चित्रकार भी थी। उनके चित्रों की प्रदर्शनी बड़े बड़े शहरों में होती थी। अनन्या को नेहा मैडम की सक्रिय जिंदगी सदैव प्रेरणा देती थी। यही कारण था कि नेहा मैडम के मुंबई में शिफ्ट हो जाने के बाद भी अनन्या ने उनसे संपर्क बनाए रखा। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी अनन्या पर नेहा मैडम का प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही। हमेशा की तरह आज भी उनका पत्र आया और अनन्या खुशी से झूम उठी। अनन्या ने पत्र खोला, वही शब्द थे जो होने थे। प्रिय दोस्त। नेहा मैडम ने हमेशा अपने स्टूडेंट को अपना समवयस्क माना था। बेटा बेटी कहकर संबोधित करना उनकी आदत में नहीं था। जन्मदिन मुबारक हो। आज तुम्हारा 22वां जन्मदिन है जो तुम अपने परिवार के साथ मना रही हो, और 5वां ऐसा जन्मदिन जब मैं तुम्हें बधाई दे रही हूँ। इस साल तुमने अपना ग्रेजुएशन भी कर लिया है। निश्चिंत ही तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी के बारे में परेशान होंगे और शायद साल 2 साल में तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। यदि एक मूक भेड़ की भांति तुम उनके नक्शे कदम पर चलो तो। यदि मेरी बात एक हितैषी मित्र के रूप में मानती हो तो अपनी राह स्वयं तैयार करो। हिमालय की भांति ऊंचा लक्ष्य रखो, समुंदर की तरह गहरे आदर्श। आशा करती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के लिए वह राह चुनोगी जो तुम्हारी जैसी अन्य कई लड़कियों की जिंदगी में बदलाव ला सके। उन्हें यह एहसास करा सके कि एक औरत की जिंदगी में शादी ही सब कुछ नहीं है। सच तो यह है कि शादी के मोहपास से बचकर ही एक औरत सफल संतुष्ट जिंदगी जी सकती है। एक बार फिर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारी शुभाकांक्षी नेहा। नेहा मैडम का हर पत्र अनन्या के इस निश्चय को और भी दृढ़ कर देता कि उसे शादी नहीं करनी है। आरव और अनन्या दोनों ही इसी उद्देश्य को लेकर बड़े हुए थे कि दोनों को अपने अपने पापा की तरह सिविल सेवक बनना है। लेकिन आरव जहाँ परिवार और उसकी अहमियत का पूरा सम्मान करता था, वहीं अनन्या के परिवार नाम की संस्था में कोई आस्था बाकी नहीं थी। उसे घर के मंदिर में पूजा करती दादी या किचन में काम करती मम्मी सब औरत जाति पर सदियों से हो रहे अत्याचार का प्रतीक दिखाई देती। अपने पहले ही कोशिश में दोनों ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। अनन्या का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ था तो आरव का भारतीय राजस्व सेवा में। बस अब क्या था, दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के सपने सजोने लगे। आरव के परिजनों के पूछने पर उसने शादी के लिए हाँ कह दी, किंतु वह अनन्या की राय जानना चाहता था। आरव ने जब अनन्या के सामने शादी की बात रखी तो एक बारगी अनन्या के दिमाग में नेहा मैडम की दी हुई सीख जैसे गायब ही हो गई। बचपन के दोस्त आरव को वह बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। उससे ज़्यादा नेक, सज्जन, सौम्य स्वभाव वाले किसी पुरुष को वह नहीं जानती थी। और फिर उसकी एक आज़ाद आत्मनिर्भर जीवन जीने की चाहत से भी वह अवगत थी। लेकिन इससे पहले कि वह हाँ कहती, उसने आरव से सोचने के लिए कुछ वक्त देने को कहा, जिसके लिए उसने खुशी खुशी हाँ कह दी। वह आरव के बारे में सोच ही रही थी कि नेहा मैडम का एक पत्र उसके नाम आया। अपने सिलेक्शन के बाद वह उनके पत्र की आस भी लगाई थी। मैडम जाने क्यों मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में भी पत्र लिखने को प्राथमिकता देती थी। शायद इसीलिए कि कलम और कागज़ के मेल से जो विचार व्यक्त होते हैं वे तकनीकी जंजाल में उलझकर खो जाते हैं। उन्होंने लिखा था, प्रिय दोस्त, तुम्हारी आईएएस में चयन की खबर पढ़ी, बहुत खुशी हुई। आखिर तुम उस मुकाम पर पहुंच ही गई जिसकी तुमने चाहत की थी। लेकिन मंजिल पर पहुंचना ही काफ़ी नहीं, इस कामयाबी को संभालना और इसे बहुत सारी लड़कियों और औरतों की कामयाबी में बदलना तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और फिर मंजिल एक ही नहीं होती, हर मंजिल हमारी सफलता के सफ़र में एक पड़ाव बन जाती है। एक नई मंजिल तक पहुंचने का कामयाबी का कोई अंतिम चरण नहीं होता। इसका सफ़र अनंत है
और उस पर चलते रहने की चाह ही तुम्हें औरों से अलग एक पहचान दिला पाएगी। निसंदेह अब तुम्हारी शादी की चर्चाएं चरम पर होगी। तुम भी असमंजस में होगी कि किसे चुनूं, किसके साथ जीवन की नैया खेऊं, वगैरह वगैरह। तुम्हें भी शायद लगता होगा कि अब तो मंजिल मिल गई है, वैवाहिक जीवन का आनंद लेने में संशय कैसा। किंतु अनन्या, मैं एक बार फिर तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि जो तुमने पाया है वो मंजिल नहीं है, बल्कि किसी और मंजिल का पड़ाव मात्र है। इस पड़ाव पर तुमने शादी जैसे मार्ग को चुन लिया तो आगे की सारी मंजिलें तुमसे रूठ जाएगी, क्योंकि पति और बच्चों की झिकझिक में सारी उम्र निकल जाएगी। यह मैं इसलिए कहती हूँ कि मैंने अपने इसे ज़िंदगी में अनुभव किया है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मुझे राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर दिए जाने वाले शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया है। क्या तुम्हें लगता है कि घर गृहस्थी के पचड़ों में फंसी तुम्हारी अन्य कोई भी शिक्षिका यह मुकाम हासिल कर सकती है? शेष तुम्हें तय करना है। हमेशा तुम्हारी शुभकांक्षी, नेहा। इस पत्र को पढ़ने के बाद अनन्या के दिमाग से आरव से शादी की बात को लेकर जो भी असमंजस था फुर्र हो गया। उसने सभी को कभी भी शादी न करने का अपना फैसला सुना दिया। मम्मी पापा और दादी पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। उसके जन्म से लेकर उसकी शादी के सपने सजोए थे मम्मी ने। होली दिवाली थोड़े बहुत गहने बनवा लेती थी ताकि शादी तक अपनी बेटी के लिए काफ़ी गहने जुटा सके। लेकिन आज अनन्या ने उनसे बेटी के ब्याह की सबसे बड़ी ख्वाहिश छीन ली थी। उन्हें अफसोस होने लगा कि आखिर क्यों उन्होंने एक निम्न मध्यम परिवार के होने के बावजूद अपनी बेटी को आसमान के सपने देखने दिए। आज जब वह अर्श पर पहुंच गई है तो मम्मी पापा की मुरादें, इच्छाओं की उसे परवाह तक नहीं। आरव ने भी कुछ सालों तक अनन्या का इंतज़ार किया, लेकिन हर इंतज़ार की हद होती है। उसने शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। दूसरी ओर अनन्या अपनी स्वतंत्र स्वैच्छिक ज़िंदगी का आनंद ले रही थी। सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ काम में व्यस्त रहती थी। दादी तो कुछ ही सालों में गुजर गई और मम्मी पापा से वह इसलिए बात कम करने लगी क्योंकि वे जब भी बात करते तो उससे शादी की बात छेड़ देते। साल दर साल उसका मम्मी पापा से संबंध भी कमज़ोर होता गया। वह घरेलू स्त्रियों की ज़िंदगी के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो जाती कि उसने अपनी ज़िंदगी के लिए सही फैसला लिया है। वह कितनी स्वतंत्र आत्मनिर्भर है। उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी पहचान है। बतौर आईएएस उसके काम की सारी देश में चर्चा हो रही है। उसके द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट हमेशा सफल हुए। हो भी क्यों ना, वह अपने काम में जी जान से जो जुटी हुई थी। अनन्या एक दिन ऐसे ही विचारों में गुम थी कि काफ़ी अरसे बाद एक बार फिर नेहा मैडम का पत्र आया। यह पत्र पिछले सारे पत्रों से अलग था। अब तक जितनी गर्द उन आंधियों ने अनन्या के मन पर बिछाई थी, जो पिछले पत्रों के साथ आई थी, सारी की सारी इस पत्र के साथ आई तूफानी सुनामी ने धो दी। अनन्या बार बार उस पत्र को पढ़ रही थी। प्रिय बेटी अनन्या, मुझे माफ़ करना। बेटी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस अधिकार से मैं तुम्हें यह पत्र लिख रही हूँ। आज तक मैंने तुम्हें जो भी शिक्षा दी, जाने क्या असर हुआ होगा तुम पर, जाने कितनी खुशियों को तुमसे छीन लिया है मैंने। लेकिन सच मानो, आज तक मैंने तुम्हें जो भी कहा वह मेरे जीवन का यथार्थ था। मैंने वही कहा जो मैंने अनुभव किया था, जिया था। मुझे सच में स्त्री की स्वतंत्रता ही उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि लगती थी, जिसे मैंने विवाह न करके परिवार न बसाकर पाया था। लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने स्वयं को जिस तरह अकेला, तन्हा, टूटा हुआ महसूस किया है, उसे मैं बयान नहीं कर सकती। रिटायरमेंट से पहले तक समय की व्यस्तता के कारण मुझे एकाकी जीवन रास आता था, लेकिन बाद में जब भी अपनी उम्र की महिलाओं को अपने नाती पोतों के साथ देखती तो मन में टीस सी उठती। यदि मैंने सही समय पर अपना परिवार बसाया होता तो आज मैं भी इस तरह अकेली नीरस जिंदगी नहीं जी रही होती। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से तुम्हारे पत्रों का जवाब देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। आखिर क्या कहती तुम्हें कि जिस नेहा मैडम को तू अपना आदर्श मानती हो, आज उसके लिए दिन के 24 घंटे काटना भी मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ सालों ने मुझे एहसास दिला दिया है कि एक इंसान की ज़िंदगी में परिवार की क्या अहमियत होती है। आज ज़िंदगी के बयाबान में
मैं नितांत अकेली भटक रही हूँ, पर ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। यह बहुत ही भयंकर और डरावनी स्थिति है। अनन्या, मैं नहीं चाहती कि जीवन की संध्या में तुम भी मेरी तरह ही तन्हा और निराश अनुभव करो। हो सके तो अब भी अपनी राह बदल लो। जिस अस्तित्व को कायम रखने के लिए मैंने यह राह चुनी थी, अब वह अस्तित्व ही अर्थहीन लगता है। जिस समाज की भलाई और उन्नति के लिए हमने यह एकाकीपन स्वीकार किया है, उस समाज की सबसे बड़ी भलाई इसी में है कि अनंत काल से चली आ रही परिवार नाम की संस्था बरकरार रहे। सभी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, नानी, दादी के सभी रूपों को जिए। तुम यदि चाहो तो अब भी अपने शेष जीवन को इस अंधेरे गर्त में भटकने से रोक सकती हो। जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि स्त्री स्वतंत्रता के मेरे विचारों ने अब तक तुम्हारा अच्छा नहीं बुरा चाहा था, लेकिन आज मैं पहली बार तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। चाहती हूँ कि तुम अपने व्यक्तित्व के हर पहलू को जियो। आशा है तुम निहितार्थ समझ गई होगी। एक हताश, निराश, एकाकी वृद्ध महिला जिसका कोई नहीं है। बार बार उस पत्र को पढ़कर उसके सामने अतीत की सारी गलतियां उभर कर आ गई। कैसे उसने आरव का प्रस्ताव कड़े शब्दों में मना कर दिया था, किस प्रकार उसके मम्मी पापा को कई बार रूखे शब्दों में लताड़ दिया था, किस प्रकार उसने अपनी बीमार मृत्युशैया पर लेटी दादी की अंतिम इच्छा का भी सम्मान नहीं किया था। आज क्या है उसके पास? चापलूसों की टोली जो शायद पीठ पीछे उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती होगी। क्या वह जानती नहीं कि किस समाज का हिस्सा है वह? क्या वह जानती नहीं कि अकेली औरत के बारे में किस तरह की बातें करते होंगे लोग? उसको जन्म देने वाले मम्मी पापा ने अपनी विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बेटी की पढ़ाई लिखाई पर कोई आंच नहीं आने दी। कभी भी किसी बात के लिए दबाव नहीं डाला। सलाह दी लेकिन फैसला नहीं सुनाया। यदि उसके माँ बाप इतनी उदार सोच रख सकते हैं, तो क्या उसका हमवह पुरुष मित्र उसकी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करता? अनन्या ने फैसला किया कि वह अपनी गलतियां सुधारेगी। उसने मम्मी को फ़ोन मिलाया। हेलो मम्मी, कैसी हो? ठीक हूँ, तू कैसी है अनन्या? आज समय कैसे मिल गया? हताश मम्मी ने कहा। मम्मी, शर्मिंदा मत करो, मैं घर आ रही हूँ। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए क्षमा कर दो। क्या हाथ पीले नहीं करोगी अपनी बेटी के? मम्मी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तू सच कह रही है ना अनन्या? मजाक तो नहीं कर रही है? तुझे नहीं पता तेरे पापा यह सुनकर कितने खुश होंगे। हर समय तेरी ही चिंता लगी रहती है। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने देर जरूर की है, लेकिन अंधेरा घिरने से पहले सही रास्ता पर पहुँच गई हूँ। अब तुम शादी की तैयारियां करो। कुछ ही महीनों में अनन्या के लिए एक ऑफिसर का रिश्ता आया, जिसके लिए उसने हाँ कर दी। आज बरसों बाद ही सही, अनन्या के मम्मी पापा की इच्छा पूरी होने जा रही थी। बेटी अनन्या, किसी ने अनन्या को पीछे से पुकारा और वह अपने वर्तमान में लौटी। वह पलटी, पीछे नेहा मैडम खड़ी थी। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, जिसे देखकर अनन्या एक अजीब से डर में जकड़ गई, क्योंकि मैडम ने तो पत्र में कुछ और ही लिखा था। लेकिन तभी भय की वह लहर शांत हो गई जब उसने उनकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियां देखी। बेटी अनन्या, इनसे मिलो, ये है ब्रिगेडियर महेश। कुछ दिनों पहले ही मैंने एक मैट्रिमोनियल एजेंट से अपने जीवन साथी ढूंढने की बात की थी, और फिर क्या था, उसने मेरी मुलाकात महेश से करवा दी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड विधुर थे और अपनी ज़िंदगी में एकाकी थे। हमने साथ चलने का निर्णय किया और पिछले हफ्ते ही कोर्ट में रजिस्टर शादी कर ली। इन सब में इतनी व्यस्त थी कि तुम्हें बता भी नहीं पाई। मैडम को ब्रिगेडियर के हाथों में हाथ थामे इतना खुश देखकर अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुश थी क्योंकि विवाह करने का निर्णय लेकर आखिरकार उसके सारे असमंजस खत्म हो चुके थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।